जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर हमारे पास क्या है, मैं गैल्वेनोमीटर की डायग्राम मेरे पास मौजूद है। देखिए इस डायग्राम के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि अहम है, उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये हमारे पास एक मैग्नेट लगा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है कि ये मैग्नेट का नॉर्थ है मेरे पास और ये मैग्नेट का हमारे पास साउथ है, राइट। और इस डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होती है, तो ये उसने वो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट की खास बात ये है कि ये मैग्नेट जो है ना यहाँ से कर्व है, तो ये जो इसको हम कहते हैं कॉनकेव पोल मैग्नेट कहलाता है, यानी जो शेप है वो कॉनकेव पोल की तरह हमारे पास, ठीक है। तो ये कॉनकेव पोल मैग्नेट्स है। इन कॉनकेव पोल मैग्नेट्स का फायदा हमें ये है कि ये नॉर्थ और साउथ के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, वो मैग्नेटिक फील्ड अब हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो हमें आमतौर पर तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, तो हमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं बनाई उसकी वजह मैं आपको समझा दूंगा अभी। बट बी केयरफुल, कीप इन योर माइंड कि बिकॉज ऑफ दिस कॉनकेव पोल मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन दीज टू मैग्नेट इज नोन एज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये देख रहे हैं, ये नॉर्थ है मेरे पास, ये साउथ है मेरे पास, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रेडियल ही है, रेडियस की डायरेक्शन में, ओके, या डायमीटर की डायरेक्शन में। तो ये इस तरीके से इधर से इधर जा रहा है, सामने से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमारे पास खास बात ये है कि ये हमारे पास एक आयरन सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऊपर, जाहिर सी बात है, किसी चीज के ऊपर तार को लपेटा जाता है, तो इस सिलेंडर के ऊपर हमने ये जो आपको ऑरेंज टाइप नजर आ रहा है, ये हमने इसके ऊपर कॉइल लपेटी हुई है, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कॉइल लपेटी हुई है। इस सिलेंडर को जाहिर सी बात है हमने किसी तरीके से हैंग तो करना है, तो ये जो हेलिकल स्प्रिंग आपको नजर आ रहे हैं ब्लू में, ये सारे, तो इन हेलिकल स्प्रिंग के जरिए हमने इनको, इस सिलेंडर को इंक्लूडिंग दिस कॉइल हैंग किया हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और ये जो स्प्रिंग है ये एक जरिया भी है किस चीज का, ये घूमते हुए जा रहे हैं और जाके टच हो रहे हैं इन टर्मिनल के साथ। तो गैल्वानोमीटर के बाहर आपको जो दो पॉइंट्स नजर आते हैं, जिन दो पॉइंट के ऊपर आप अपना करंट या जो भी सिग्नल आप मेजर करना चाह रहे हैं या डिटेक्ट करना चाह रहे हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो ये वही दो पॉइंट है, वो जो दो पॉइंट गैल्वानोमीटर के बाहर नजर आते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो वो पॉइंट बेसिकली लेकर आते हैं करंट हेलिकल स्प्रिंग के जरिए इस कॉइल के अंदर, जो कि कॉइल लपेटी हुई है हमने किसके ऊपर, एक आयरन सिलेंडर के ऊपर, विच इज हैंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मेरा ख्याल बात समझ में आ रही है। और उसी के कॉइल के साथ ही हमने एक पॉइंटर अटैच किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब करंट गुजरेगा कॉइल रोटेट करेगी तो ये पॉइंटर भी घूमेगा। सामने हमने एक स्केल लगा दिया जिस स्केल पर हम रीडिंग्स को देख सकते। ये मेरा ख्याल है सारी बात आपकी समझ में आ रही होगी। ये गैल्वेनोमीटर जो है ये इस तरीके से ये सारा काम हमारे पास कर रहा है। तो जो खास बात है वो अब हमारे पास ये है कि याद रखिएगा, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो गैल्वेनोमीटर घूम क्यों रहा है, ट्विस्ट क्यों कर रहा है? वो ट्विस्ट इसलिए कर रहा है कि हमारे पास एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी कॉइल को रखें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी कॉइल को रखें, उस कॉइल में से करंट गुजारे तो वो कॉइल हमेशा रोटेट करती है। दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल जो कि चैप्टर नंबर 14 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको वहां पर हमने मैग्नेटिक टॉर्क का नाम दिया था, जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला आमतौर पे याद करने के लिए बीना कॉस अल्फा हम कह लेते हैं। ये जो टॉर्क है हमारे पास, दिस इज द मैग्नेटिक टॉर्क व्हिच इज, याद करने के लिए बीना और साथ में कॉस अल्फा हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो एक बार जब कॉइल जो है वो रोटेट कर गई तो वो जो स्प्रिंग है, वो जो हेलिकल स्प्रिंग्स थे, वो स्प्रिंग क्या हो जाएंगे, वो स्प्रिंग स्ट्रेच कर जाएंगे। तो वो जैसे ही करंट गुजरना बंद होगा तो अब तो मैग्नेटिक टॉर्क खत्म, तो वो स्प्रिंग जो रोटेट कर गए थे वो कॉइल को वापस अपनी पोजीशन पे ले आएंगे। तो कॉइल घूमेगी किसकी वजह से, मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से। और कॉइल वापस किसकी वजह से आएगी, वो जो स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, वो स्प्रिंग जो स्ट्रेच हो गए हैं, वो स्प्रिंग क्या करेंगे, वापस कॉइल को लेकर आएंगे। ओके, तो जो वापसी का फिनोमेना है, वो जो टॉर्क है जिसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं, उसका फॉर्मूला है सी थीटा। दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक टॉर्क, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर याद रखिएगा ये जो कॉस अल्फा है, ये कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है। यानी एक बात तो ये है ना कि एक चीज इस तरीके से है और वो ट्विस्ट कर जाती है इस तरीके से। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि ये हमने उसको हैंग किया हुआ है और वो कॉइल जो है वो ऐसे ट्विस्ट कर जाती है, ऐसे ट्विस्ट कर जाती है। तो वो ट्विस्ट करती है तो ये एंगल हमारे पास क्या बनता है, इस एंगल को हम कहते हैं, ये एंगल हमारे पास बनता है अल्फा, राइट।
अगर तो हमारे पास वो मैग्नेट जो है, वो मैग्नेट अगर स्ट्रेट मैग्नेट होते, ठीक है, जिसको मैं आपको कह रहा था, अगर वो इस तरीके से स्ट्रेट मैग्नेट होते तो हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू तब्दील होती, जितनी कॉइल घूमती रहती उतनी अल्फा की वैल्यू चेंज होती रहती। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर जो मैग्नेट है वो क्या बनाए हुए हैं, हमने कॉनकेव पोल मैग्नेट बनाया है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी अप्लाई की है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। तो याद रखिएगा अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री, क्योंकि जैसे जैसे कॉइल घूमती जाएगी, जितनी जितनी कॉइल घूमती रहेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट करती रहेगी। तो जो अल्फा है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो इस तरीके से हमने कॉनकेव पोल मैग्नेट बनाए हैं, ठीक है, और ये समझ लीजिए जो कॉइल है वो ऐसे थी, ठीक है, तो जैसे जैसे कॉइल, जब कॉइल ऐसे घूमेगी इस तरीके से करके, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे ही आ रही है, ठीक है। जब कॉइल ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे जा रही है। तो जिस जिस तरीके से कॉइल घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरीके से रेडियली हमारे पास, ओके। सो हमारे पास जो अल्फा होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा, और हम जानते हैं कि cos 0 किसके बराबर होता है, 1। तो इस वजह से यहां पर ये जो cos हमारे पास है, cos पूरा जो cos अल्फा का जो फैक्टर है, ये cos अल्फा का जो फैक्टर है ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, राइट। ये अहम बात है, ये आपने याद रखनी है, राइट। अगर हमारे पास अगर जो जो मैग्नेट्स है उसकी सरफेस स्ट्रेट होती, यूनिफॉर्म हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई होती, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाई होती, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई होती, तो याद रखिएगा फिर ये जो cos अल्फा है ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता। और अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो कॉइल कभी ज्यादा घूमती और कभी कम घूमती। तो हमें तो उसकी यूनिफॉर्म रोटेशन चाहिए ना, हम तो एक खास हम चाहते हैं कि एक ही जैसी रोटेशन कॉइल करती है, ओके, यूनिफॉर्मली रोटेट करे। अच्छा, तो अब हम चुके ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जितना मैग्नेटिक टॉर्क उसको घुमाएगा वो जो हेलिकल स्प्रिंग होता है उसको वापस लेकर आएंगे। इन दोनों को हम आपस में इक्वल रखते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बात और बता दूं, ये तो मैंने इसके बारे में बात कर लिया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ये जो C है हमारे पास, ये हमारे पास आमतौर पे कहलाता है, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ये हमारे पास स्प्रिंग का कांस्टेंट भी है, लेकिन यहां पर इसका नाम है, ये हमारे पास है टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। इसको हम कहते हैं टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ये जो C है हमारे पास, ओके, तो C कांस्टेंट का नाम रखिएगा कि ये C जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इट इज बेसिकली टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। और थीटा हमारे पास जो है वो डिफ्लेक्शन है। सवाल ये है कि क्या अल्फा जो है वो प्रोपोर्शनल टू थीटा है? तो द आंसर इज यस, अल्फा प्रोपोर्शनल है थीटा के, राइट, ये बात याद रखिएगा। तो अल्फा प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास थीटा। अब क्योंकि ये दोनों डॉट आपस में इक्वल है, सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो इसकी जब हम राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं जो कि है BINA, और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास कितना है, C थीटा। तो यहां से अगर हम I इधर रहने दें तो ये हमारे पास हो जाएगा C/BNA इनटू थीटा, राइट। अगर हम एक गैल्वेनोमीटर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो उस गैल्वेनोमीटर में वी कैन नॉट चेंज द स्प्रिंग, सो C इज कांस्टेंट। वी कैन नॉट चेंज द मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। वी कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ टर्न, वो जो कॉइल हमने लपेटी हुई है, तो N इज कांस्टेंट। And A is the area of the coil. Area of the coil is constant. तो इसका मतलब है C/BNA। ये सारी चीजें क्या होंगी हमारे पास, कांस्टेंट होंगी। अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं I is equals to, ये हमारे पास एक कांस्टेंट, ये पूरी चीज कांस्टेंट है, और साथ में है थीटा। तो जब भी हम इज इक्वल टू खत्म करते हैं तो कांस्टेंट भी खत्म कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब है कि दिस इज बेसिकली नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ, G लिख के सर्कल बना रहा हूं, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सो I प्रोपोर्शनल टू थीटा, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, व्हिच सेज कि जितना ज्यादा करंट गुजरेगा गैल्वेनोमीटर से उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। कम करंट गुजरेगा कम डिफ्लेक्शन होगी, ज्यादा करंट गुजरेगा ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। इस मौके पे मैं कमेंट करना चाहता हूं कि गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन दे रहा है तो गैल्वेनोमीटर कौन सी डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस है या डिटेक्टिंग डिवाइस है? आमतौर पर गैल्वेनोमीटर जब हम कहते हैं तो गैल्वेनोमीटर जो है बाय इट्स कंस्ट्रक्शन इज कैपेबल टू मेजर द करंट, मेजर का लफ्ज इस्तेमाल किया, इट कैन मेजर द करंट ऑफ मिली एम्प्स। तो गैल्वेनोमीटर को आमतौर पे मिली एम मीटर भी कहते हैं, बट प्रिंसिपली गैल्वेनोमीटर जो है वो एक डिटेक्टिंग डिवाइस है। लाइक मेरी आई जो है वो रोशनी को देख सकती है,
इट कैन डिटेक्ट द लाइट, लेकिन मेरी आई मुझे ये नहीं बता सकती कि जो लाइट की इंटेंसिटी इस कमरे में वो कितनी कैंडल है। मेरी स्किन टेम्परेचर के डिफरेंस को, तो मेरी स्किन जो है वो टेम्परेचर के डिफरेंस को मेजर कर लेते हैं। मैं मालूम हो जाता है ना, हम ठंडे कमरे में आते हैं, हाँ कमरा ठंडा है, हम बाहर धूप में जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि गर्मी के तरफ चले गए, लेकिन हमारी स्किन क्या हमें ये बता सकती है कि कितने डिग्रीज का चेंज आया? नहीं बता सकती। तो दो किस्म की डिवाइसेस होते हैं, प्योर इंजीनियरिंग टॉपिक है ये हमारे पास, कि जो बेसिकली प्रिंसिपल होता है किसी भी चीज का, डिवाइस का, वो होता है हमेशा डिटेक्टिंग। उस डिटेक्टिंग को एक प्रोसेस से गुजारते हैं जिसको कहते हैं कैलिब्रेशन। तब वो डिवाइस जाके कन्वर्ट हो जाती है मेजरिंग डिवाइस में। सो डिटेक्टिंग डिवाइस विद द हेल्प ऑफ द कैलिब्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू अ मेजरिंग डिवाइस, राइट? तो कैलिब्रेशन हमारा टॉपिक नहीं है और एक बहुत बड़ी साइंस, बहुत बड़ी फील्ड है जिसके ऊपर मैं सब बात कर भी नहीं सकता, ठीक है? फिर कभी कोई वीडियो अलग से बनाऊंगा तो फिर बताऊंगा कि कैलिब्रेशन होती क्या है। सो फॉर द टाइम बीइंग, जो गैल्वेनोमीटर है इट इज अ डिटेक्टिंग डिवाइस। डिटेक्टिंग डिवाइस का मतलब करंट गुजरा रोटेट करेगी, तो इसका मतलब है कि अगर कहीं करंट है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, यस दैट्स इट। इसका मतलब है कि हमें पता चल गया कि जनाब अली वहां पर करंट मौजूद है, और अगर करंट ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, करंट कम है तो डिफ्लेक्शन कम होगी। Simple principle, right? So the principle of the galvanometer depend upon this. Galvanometer is a detecting device, but by its construction, it can measure milliampere range of the current. तो इसको मिली एमीटर भी हम कहते हैं, इसको गैल्वेनोमीटर। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने बात की है, यहाँ पर एक और चीज है हमारे पास, which is called the sensitivity of the galvanometer. गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बेसिकली क्या होती है? सेंसिटिविटी इज बेसिकली हमारे पास थीटा अपॉन आई की रेशियो कहलाती है सेंसिटिविटी। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट ऑफ करंट। कितनी डिफ्लेक्शन दे रहा है, कितने करंट गुजरने पे, दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, ठीक है? थीटा अपॉन आई हमारे पास सेंसिटिविटी कहलाता है हमारे पास। अच्छा जी, अब जाहिर सी बात है कि जितने कम करंट में जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा उतना सेंसिटिव है। ये मेरी बात समझ आ रही है? बहुत मामूली सा करंट गुजरा, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन थी, बहुत सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। लेकिन बहुत ज्यादा करंट गुजर रहा है और थोड़ी सी डिफ्लेक्शन है तो हम कहेंगे यार सेंसिटिविटी तो बड़ी कम है इसकी, ये तो इतना ज्यादा करंट गुजरने पे बहुत मामूली सा डिफ्लेक्ट हुआ है, बड़ी मुश्किल से हमने डिटेक्ट किया कि स्विच घूमी है। ओके, सो जितने कम करंट पे जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, दिस इज सेंसिटिविटी। मैं इसको बेसिकली यहां पर कंपेयर करना चाहता हूं और इसके ऊपर एक बात करना चाहता हूं। अगर मैं थीटा अपॉन आई यहां पर करता हूं तो देखिए ये जो पूरा फैक्टर है, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पूरा फैक्टर है मेरे पास, इस पूरे फैक्टर को इस तरफ लेके जा रहा हूं और इसको इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है? तो कैसे करेंगे? सिंपल मैथमेटिक्स, बी एंड ए, यहां पर डिवाइड है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो बी एंड ए इज इक्वल टू, और यहां पर हमारे पास है थीटा और ये आई जो है मल्टीप्लाई, वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा मेरे पास, और सी जो थीटा से मल्टीप्लाई है, सी यहां की क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेसिकली फैक्टर P and A upon C कंट्रोल करता है किसको? सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर को। और से सुनिएगा बात, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा, जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतना सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा कॉइल का उतना सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा, और जितना C हमारे पास कम होगा, वैसे C की हम बात नहीं करते लेकिन फिर भी C की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो C यानी C की वैल्यू जितनी कम होगी उतना सेंसिटिव होगा। ओके, तो B मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, B की वैल्यू ज्यादा, वीक मैग्नेटिक फील्ड, B की वैल्यू कम। नंबर ऑफ टर्न जो कॉइल के ऊपर हमने घुमाए, जितने ज्यादा घुमाओगे उतना सेंसिटिव, और जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना कम सेंसिटिव। तो मेरा ख्याल है ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। सो ये जो फैक्टर है C अपॉन B एंड A यहां पर, तो ये C अपॉन B एंड A, दिस कंट्रोल्स दिस सेंसिटिविटी, या इसको उल्टा कर लो तो B एंड A अपॉन C, दिस इज सेंसिटिविटी। अगर सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बोलोगे तो ये हमारे पास बन गया B एंड A अपॉन C, लेकिन सेंसिटिविटी का फैक्टर बोलोगे कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है हमारे पास, राइट? और इस फैक्टर को कांस्टेंट रखने का कांस्टेंट रखने की जो मेन चीज है वो क्या है? आप देखें B एंड A, ये जो B एंड A है, B एंड A, इसके साथ कौन चिपका हुआ था? कॉस अल्फा। यहाँ पे था ना वो जो कॉस अल्फा मैंने यहाँ पर 1 ले दिया था, वो अगर कॉस अल्फा यहाँ होता तो आई तो यही करेगा था, लेकिन B एंड A यहाँ जाकर डिवाइड हुआ तो साथ में कॉस अल्फा भी यहाँ पर आ जाता, और अगर यहाँ पर कॉस अल्फा आ जाता और वो जो मैग्नेटिक फील्ड थी हमारे पास वो मैं कॉनकेव के बजाय स्ट्रेट लेता,
तो मेरा ये अल्फा वेरी करता है, इसका मतलब है सेंसिटिविटी मेरी हर वक्त की डिस्टर्ब रहती है। तो कांस्टेंट सेंसिटिविटी यानी किसी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को फिक्स रखने के लिए, इस फैक्टर को कांस्टेंट करने के लिए हमने वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाई, राइट। इसका मतलब ये है कि वो जो कॉस अल्फा का जो फैक्टर था उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारी कहानी है हमारे पास किसके मुताबिक है, गैल्वेनोमीटर के मुताबिक है। तो मेरे ख्याल अब ये देखें चीजें समझ में आ रही होंगी। वो जो मैं कह रहा था कि जी वो ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ना, ये वाली ये जो कर्व करके आ रही है ऐसे ऐसे, ये जो इसके अंदर है, ये 4 लाइनें नजर आ रही है, 1 2 3 4, और ये आगे से घूम रही है। ये है मेरे पास प्लेन, किसकी प्लेन है, ये प्लेन है मेरे पास कॉइल की, ये प्लेन है। और मैग्नेटिक फील्ड के एरो देख रहे हैं, यहां से इधर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड और जो प्लेन है वो दोनों आपस में पैरेलल है। दैट इज व्हाई मैंने अल्फा की वैल्यू 0 ली हुई है। और ये जो प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड 0 बना रही है, इसकी रीजन ये कॉन्केव पोल है हमारे पास, ठीक है। और ये पॉइंटर, ये कॉइल, उससे बताइए कॉइल लिखा भी हुआ है, ये कॉइल है हमारे पास, और ये स्प्रिंग है और ये पाइवोट किया हुआ है इसको। तो मेरा ख्याल है कि कोई सवाल आप लोगों का है तो मुझे बताइए, वरना फिर मैं इसको मिटा दूं और आगे बात करूं। इसका जो नाम है वो है बेसिकली एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर कौन सी डिवाइस है, करंट मेजरिंग डिवाइस है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज करंट मेजरिंग डिवाइस। तो आप देख सकते हैं इसको मेजरिंग डिवाइस का नाम हमने दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैरेलल है, ये सवाल है ना। मैं अपनी ड्राइंग से काम लेता हूं। ये मेरे पास कॉइल है, ठीक है, इस पे लपेटी हुई है। ये मेरे पास मैग्नेट है। अब बात समझ में आ रही है। ये तुम साइड से देखते हो, अब तुम देखो उसको ऊपर से आके समझा। तो ऊपर से ये लाइन और ये जो मैग्नेट की लाइन है, ये लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। ये बात समझ आ रही है। कॉइल को रोटेट करवाया, कॉइल को हमने ऐसे रोटेट करवा दिया। फर्स्ट करें कॉइल ऐसे रोटेट, कॉइल ऐसे रोटेट कर, ये रोटेट कर। जब कॉइल ने यू रोटेट किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां पर है। तो इस प्लेन के लिए, इस लाइन के लिए, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ रही है। अब इसको तो भूल जाओ। अब तो जैसे ही कॉइल ऐसे रोटेट कर गई तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो ये रही। तो मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के साथ क्या हमेशा पैरेलल है या नहीं है, यही मैंने डायग्राम पे दिखाया आपको। कॉइल देखें, कॉइल क्या लिखा हुआ आपके पास, कॉइल ये रही कॉइल, देख रहे हैं आप। और ये मैग्नेटिक फील्ड के एरोज नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड के एरोज हैं, ये सारे ये मैग्नेटिक फील्ड के एरो इस कॉइल के साथ बिल्कुल उसी लाइन में जा रहे हैं, जा रहे हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसे, यानी नॉर्थ से शुरू करें और साउथ की तरफ चले जाएं। तो यहाँ उसकी दुम है और यहाँ उसका सर है, यहाँ टेल है, यहाँ हेड है। तो टेल टू हेड, तो कॉइल भी तो आप देखिए इसी तरह जा रही है ना, यहां से वहां। बात समझ आ रही है। गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं एक और डिवाइस के अंदर जिसको हम कहते हैं एमीटर। तो अगली डिवाइस जो हम पढ़ रहे हैं हमारे पास एमीटर है। एमीटर हमारे पास कहलाता है एम्पियर मीटर और करंट मेजरिंग डिवाइस है। इसका मतलब है इसके जरिए हम करंट को मेजर कर सकते हैं, राइट। अब ये कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है हमारे पास वो कुछ इस किस्म की है कि जब भी हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल के अंदर बहुत ही छोटी वैल्यू का, बहुत स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टर लगाते हैं, जिसको हम कौन सा रेजिस्टर कहते हैं, शंट रेजिस्टर कहते हैं। शंट रेजिस्टर RS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो चीज बन जाती है उस चीज को हम कहते हैं एमीटर। दैट्स इट। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट लगा दिया। प्रैक्टिकली आप एमीटर को खोल के देखेंगे तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस होती है ना, वो रेजिस्टेंस नजर नहीं आएगी आपको एक कॉपर का तार नजर आएगा। तो आप बोलेंगे कॉपर का तार तो कंडक्टर है, आपने तो कहा था यहाँ रेजिस्टर होना चाहिए। तो अगर आपको याद होगा कॉपर की तार की भी अपनी एक इनहेरेंट रेजिस्टेंस होती है जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, याद है ना। यानी हर मटेरियल की अपनी एक गॉड गिफ्टेड रेजिस्टेंस है। तो उस कॉपर की तार की जो इंतहाई कम रेजिस्टेंस है, वो इतनी कम रेजिस्टेंस एज ए शंट यूज हो रही है वहां पर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू। द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज वेरी स्मॉल। द आंसर इज कि यहां से जो करंट आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं आई, हम चाहते हैं आई आने वाला करंट जो है यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम हो जाए।
वो करंट जो गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है उसको हम कह रहे हैं IG, वो करंट जो शंट में से गुजरेगा उसे हम कह रहे हैं IS। तो IG की वैल्यू इंतहाई कम होनी चाहिए ताकि I जो ज्यादा करंट है वो हमने इसलिए डिवाइड करवाया है कि अगर ये कम होगा तो गैल्वेनोमीटर को नुकसान नहीं पहुंचेगा, वरना गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है इट्स वेरी सेंसिटिव, बहुत ही नाजुक किस्म की कॉइल होती है, जल जाएगी, राइट। तो हमने क्या किया कि जो गुजरने वाला करंट है उस गुजरने वाले करंट का बड़ा हिस्सा किसमें से पास करा दिया, शंट में से पास करा दिया, और बहुत मामूली से करंट IG किसमें से पास कराया, गैल्वेनोमीटर में से। जैसा कि हम जानते हैं हर चीज की रेजिस्टेंस होती है, तो गैल्वेनोमीटर जिस कॉइल को लपेट कर बनाई गई है उसकी भी रेजिस्टेंस होगी, चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो, उसको हम लिखते हैं RG। ओके, तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस RG, शंट RS, गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला करंट IG, शंट से गुजरने वाला करंट IS। और हम जानते हैं, क्लियरली नजर आ रहा है कि I को दो हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया, एक IG में और एक हमने IS में। तो अगर IS की वैल्यू हम निकालें तो I माइनस IG किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास IS के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमने इसकी डेरिवेशन की, हमने कहा कि जो वोल्टेजेस गैल्वेनोमीटर के हैं वही वोल्टेजेस किसके हैं, शंट के हैं। तो हमने वो कहा वोल्टेजेस गैल्वेनोमीटर के और वोल्टेजेस शंट के सेम है, पैरेलल में लगी हुई है, ठीक है, बी केयरफुल। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है IR गैल्वेनोमीटर का है तो G लिख दीजिए, शंट का फॉर्मूला, और ये वोल्टेज का फॉर्मूला IR, शंट है तो दोनों के साथ S लिख दीजिए, राइट। तो इसको इधर लेकर आ जाइए, यानी IG अपॉन IS मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाकर क्या हो जाएगा, IS डिवाइड हो जाएगा, और मल्टीप्लाई साथ में किससे हो रहा है, RG से, तो ये किसके बराबर है, RS। और IS की वैल्यू हमने ये निकाली है, I माइनस IG। तो यहां से हमारे पास जो RS है वो हमारे पास कितना निकल के आ गया, IG अपॉन IS की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, I माइनस IG। तो दिस इज I माइनस IG, और इनटू हमारे पास क्या है, RG। RS इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG। ओके, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, RG। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किस चीज का, शंट रेजिस्टर का फॉर्मूला बन गया। मैं यहां असल में इसके ऊपर कमेंट करना चाह रहा हूं इस फॉर्मूले के ऊपर। अब इस फॉर्मूले पे मैं कमेंट क्या करना चाह रहा हूं कि देखिए इस फॉर्मूले में जो चीजें बहुत अहम है, क्योंकि आपने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने, तो आज ही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, ये इंतहाई कम रेजिस्टेंस है। IG गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट है IG, तो ये करंट भी इंतहाई कम करंट होता है। ओके, बात समझ में आ रही है। ये I हमारे पास क्या है, ये वाला I जो यहां पर आ रहा था, ये वो करंट है जो कि पूरे M मीटर ने क्या करना है, मेजर करना है। तो ये जो I होती है, ये जो I लिखा हुआ है, ये आम तौर पे इसको न्यूमेरिकल के अंदर रेंज ऑफ M मीटर भी लिखता है, रेंज ऑफ M मीटर। वो आपसे कहेगा न्यूमेरिकल में कि मैं M मीटर बनाना चाहता हूं 10 एम्पियर का, एक ऐसा M मीटर बनाना चाहता हूं जिसकी रेंज कितनी हो, 10 एम्पियर हो। तो ये रेंज जो बता रहा है ये क्या हो गया, बस I हो गया, दैट्स इट। इसको पहचानने का तरीका यही है, सही है। और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है वो बोलेगा कि एक मामूली सा करंट देगा जो कि IG होगा, ठीक है, जिस जो बेसिकली RG में से गुजरेगा। तो ये जो IG होता है ये बेसिकली फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी देता है, राइट। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो IG है दैट गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ओके, अब बात यह है हमारे पास कि ये जो IG होगा, ये IG कौन सा करंट होगा, न्यूमेरिकल के अंदर ये है कि ये वो करंट होता है IG जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर कौन सी डिफ्लेक्शन देता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। तो ये अल्फाज अगर हम पहचानने लग जाए तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी अपने न्यूमेरिकल को करने के लिए, ठीक है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज IG, रेंज कितनी हम M मीटर की सेट करना चाह रहे हैं वो हमारे पास I कहलाएगा, और RG गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब एक कमेंट मैं और करना चाह रहा हूं, और वो कमेंट ये है कि जो RS की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। तो RS लगाया क्यों है हम लोगों ने, RS हमने इसलिए लगाया है ताकि जो गुजरने वाला जो करंट है इसका बड़ा हिस्सा हम शंट में से पास करते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर क्या हो जाए, बच जाए। तो याद रखिएगा शंट की रेजिस्टेंस हर सूरत में RG से कम होनी चाहिए। अगर आपने शंट की वैल्यू कुछ ऐसी लगा दी जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से ज्यादा है, तो हम ये बात जानते हैं कि जो करंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो वहां से गुजरने की कोशिश करता है जहां पे रेजिस्टेंस कम हो। बिल्कुल हमारी तरह, भाई हम एक रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते में दो जगह हैं, एक जगह ऐसी है जो रास्ता खराब है और एक वो है जो साफ है। तो हम साफ जगह से जाएंगे तो हमेशा करंट भी ये कोशिश करता है कि उस तरफ से फ्लो करे
जिस तरफ उसको कम से कम रेजिस्टेंस मिले। तो अगर हमने इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, इसकी रेजिस्टेंस कम है, तो ये आने वाला करंट कुछ इस तरह डिवाइड होगा कि ज्यादा करंट यहां से गुजर जाएगा और गैल्वेनोमीटर को वो डैमेज कर देगा। तो याद रखिएगा, इसको बचाने के लिए हमने शंट लगाया है, इसलिए शंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। तो मैं इस पॉइंट को यहां पे लिख देता हूं कि RS must be less than RG, ये याद रखिएगा। ओके, तो RS must be less than RG, ये हमारे पास एक बात है। अच्छा जी, फिर एक सवाल और भी आपके जहन में आ सकता है, वो सवाल ये है, आप ये बोलेंगे हमने आने वाले करंट I को तो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, तो हम मेजर को आने वाले करंट को ही कर रहे थे ना I को, तो वो I जो है वो जब हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो गैल्वेनोमीटर में से तो IG गुजरा, तो हमने असल करंट तो मेजर नहीं किया। यू आर राइट, आपने असल करंट मेजर नहीं किया, लेकिन असल करंट क्या था, यही वो चीज है जो कैलिब्रेशन के अंदर आती है। कितना करंट हम लोगों ने यहां से गुजार के जाया किया है और गैल्वेनोमीटर में से नहीं गुजरने दिया, इस चीज को हम कंट्रोल करते हैं कैलिब्रेशन के अंदर। और कैलिब्रेशन के अंदर हम इसको कैलिब्रेट करते हैं कि जनाब अली हमें मालूम है कि शंट में से इतना गुजरेगा, बाकी यहां में से इतना गुजरेगा, तो उसके हिसाब से स्केल की एडजस्टमेंट होती है एमीटर की, तो वो स्केल की जो एडजस्टमेंट है वो इसी हिसाब से करते हैं। ठीक है, बार-बार हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज की अगर आपके ध्यान में कंफ्यूजन है कि आई को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करा दिया, तो यहां से तो पूरा गुजरा नहीं, तो मेजर क्या पूरा करंट किया? यस पूरा किया, लेकिन जो असल करंट है वो हमने बड़ा हिस्सा जाया कराया, ये बात भी ठीक है। ओके, तो यहां जाके मेरे पास ये एमीटर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वोल्टमीटर। अच्छा, वोल्टमीटर की जो कंस्ट्रक्शन है हमारे पास वो कुछ इस किस्म की है कि हम करते ये हैं गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बहुत बड़ी वैल्यू का रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं RX। ठीक है, हम क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बहुत बड़ी वैल्यू का रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, सीरीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब जो चीज हमारे पास बनती है उसे हम कहते हैं वोल्टमीटर। ये हमारे पास वोल्टमीटर की कंस्ट्रक्शन है। तो देखिए, मैंने एमीटर में बताया था पैरेलल में बहुत ही कम वैल्यू का, यहां कह रहा हूं सीरीज में लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू का। रीजन फिर हुई है कि जो करंट आ रहा है चूंकि उससे गैल्वेनोमीटर में से गुजरना है, इसको अभी से IG का नाम दे दो, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है वो RG है और सीरीज में ये दोनों सीरीज में लगी है और सीरीज में करंट सेम रहता है, तो आने वाले करंट में से एनर्जी, ज्यादा एनर्जी हमने इसके अंदर जाया करानी है ताकि वो गैल्वेनोमीटर को डैमेज ना कर सके। इसलिए दोनों चीजें तो ये बहुत बड़ी वैल्यू का होना चाहिए, ठीक है, ताकि इसकी एनर्जी को ज्यादातर वो जाया कर दे। यस सर, एक बार वोल्टमीटर दोबारा बता दें। तो वही तो बता रहा हूँ, शुरू से तो बता रहा हूँ। एक गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम सीरीज में बहुत बड़ी वैल्यू का रेजिस्टर लगाते हैं जिसे कहते हैं RX, तो अब जो चीज बन गई उसे हम कहते हैं वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में बहुत लार्ज वैल्यू का। इससे पहले टॉपिक एमीटर में हमने क्या बोला था, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में बहुत स्मॉल वैल्यू का। रीजन क्या थी? रीजन वही रीजन यहां पर भी वैलिड है, क्योंकि ये सीरीज में लगा है और जो आने वाला करंट है उसकी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, इसकी रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर को RG कहते हैं। तो क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है तो हम चाहते हैं इस करंट की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इस RX के अंदर जाया हो जाए, ठीक है, ताकि वो गैल्वेनोमीटर की कॉइल को डैमेज ना कर सके। तो चूंकि दोनों में से सीरीज में सेम करंट गुजरेगा तो आने वाले करंट का नाम हमने डायरेक्टली क्या रख दिया था, IG रख दिया। ओके, तो ये वैल्यू क्यों इतनी बड़ी वैल्यू लगा रहे हैं, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब हम कहते हैं कि जो V है वो किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है, और R इज दोनों सीरीज में इक्विवेलेंट लिख दीजिए। तो V किसके बराबर होगा, I हमारे पास नाम है IG, और इक्विवेलेंट में दोनों रेजिस्टर्स को हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, V अपॉन IG इज इक्वल टू RX प्लस RG, और RG यहाँ प्लस है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा। So this implies that RX का फॉर्मूला हमारे पास आ गया V अपॉन IG माइनस RG। ये है वो फॉर्मूला जिसके जरिए हम सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जो रेजिस्टर लगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके जरिए हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, वोल्टमीटर के अंदर। नाउ दिस IG इज सेम स्टोरी, इफ दिस इज द करंट flowing through the galvanometer which gives the full scale deflection IG, और RG क्या है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल की रेजिस्टेंस है। और V हमारे पास क्या होगा, वोल्टमीटर किस रेंज का बनाना चाह रहे हो। अगर वो आपसे कहता है कि दिस V is the range of
वोल्ट मीटर। अगर वो आपसे कहता है मैं एक वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूं जिसकी रेंज हो 300 वोल्ट्स, तो जो 300 वोल्ट रेंज उसने दी है, दिस इज योर V। सो V इज द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर, जिस तरह वहां पर फॉर्मूले में I इज द रेंज ऑफ द एमीटर था, सो V इज द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। ठीक है, IG is the current which is when flowing through this galvanometer gives you the full scale deflection। अच्छा, ये सारी कहानी हो गई। RX की वैल्यू, लाजमी तौर पे RX की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, जिस तरीके से वहां पर मैंने कमेंट किया था कि RS जो शंट रेजिस्टर था उसकी वैल्यू से कम होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू RG से लाजमी तौर पे ज्यादा होनी चाहिए। इसकी वैल्यू RG से कम मत कर देना, क्योंकि इसने एनर्जी को डेसिपेट करवाना है। ओके, अच्छा, अब सवाल यह है कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाएगा, तो इनके कनेक्शन मैं दोनों के एक साथ आपको बता देता हूं, एमीटर और वोल्ट मीटर के। अब बोलो, RX की वैल्यू हमेशा RG से ज्यादा होनी चाहिए। यस, RX की वैल्यू हमेशा RG से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो जो RX पहले आ रहा है ना, उसने एनर्जी को डिसिपेट करवाना है। ठीक है, यह है वोल्ट मीटर में। एमीटर में क्या था, RS की वैल्यू RG से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जो पैरेलल में लगे शंट में वो कम होनी चाहिए, ताकि वहां से ज्यादा करंट गुजर जाए। जो सीरीज में लगा है उसकी वैल्यू RG से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, वैसे तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बहरहाल RG से ज्यादा होती है, RG से बड़ी होती है, RG से छोटी नहीं होगी। ये डायरेक्ट हम जो अपने ऑप्शंस के ऊपर खेलेंगे ना, उसके लिए बता रहा हूं। गॉट माय पॉइंट? ओके सर। ओके, फर्स्ट करें, मेरे पास मैंने कुछ डिवाइसेस लगाई हुई हैं। ये मैंने दो बल्ब लगा दिए हैं, ठीक है, और एक मैंने बल्ब यहां पर लगा दिया इस तरीके से, ऐसे कर दिया, और यहां पर मेरे पास ये सप्लाई है, बैटरी है, ये मैंने लगा दिया। अब मुझे ये बल्ब नंबर 1 है मेरे पास, ये बल्ब नंबर 2 है, ये बल्ब नंबर 3 है मेरे पास। मुझे मालूम करना है जनाब यानी बल्ब नंबर 1 का करंट मालूम करना है, 1 का, इसमें से कितना करंट गुजर रहा है। तो मैं एम मीटर से करंट मेजर करती हूँ, यहां पर लगा दूं एम मीटर को या इसके यहां पर लगा दूं, ये दोनों बातें ठीक हैं। ओके, उस डिवाइस से पहले लगा दो या उस डिवाइस के बाद लगा दो, उसने बहरहाल करंट मेजर करके देना है। सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये जो मैंने एम मीटर लगाया है, ये एम मीटर 1 का करंट भी बता रहा है, ये एम मीटर भी 1 का करंट बता रहा है, और ये एम मीटर 2 का करंट भी बता रहा है। अगर मुझे वोल्टेजेस मेजर करने हैं, ठीक है, मुझे वोल्टेजेस मेजर करने किसके, बल्ब नंबर 2 के, तो यहां पर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा। ये वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो ये पॉइंट बता दूं कि वोल्ट मीटर इन पैरेलल, वोल्ट मीटर हमेशा किसमें लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। और जो एम मीटर है इन किसमें यूज होगा, हमेशा सीरीज में यूज होगा। अच्छा, इसको याद करने की एक टेक्निक और भी थी जो बचपन में शायद हमारे टीचर ने भी हमें बताई थी। वो ये था कि उसने कहा कि गैल्वेनोमीटर के साथ आप पैरेलल में रेजिस्टर लगाते हैं शंट, तो ये बनता है एमीटर। तो उसने कहा ये बन गया एम मीटर। तो चूंकि इसमें आपने गैल्वेनोमीटर पैरेलल में लगाया है, तो इसको यूज कैसे करना है, सीरीज में लगाया, कैसे पैरेलल में यूज कैसे करना है, पूरे डिवाइस को कैसे यूज करना है सीरीज में। उसने कहा कि गैल्वेनोमीटर के साथ आपने सीरीज में एक रेजिस्टर लगाया, तो ये बन गया आपके पास, क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया। तो उसने कहा लगाया आपने सीरीज में, लेकिन वोल्ट मीटर को यूज कैसे करना है, पैरेलल में यूज करना, राइट। तो अगर सीरीज में लगा के किए, आपने डिवाइस कंस्ट्रक्ट किए, तो यूज पैरेलल में हो रही है, दिस इज वोल्ट मीटर। और अगर आपने पैरेलल में शंट लगाकर उसको कंस्ट्रक्ट किया है, तो यूज कैसे हो रहा है, वो सीरीज में। तो याद रखिएगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में यूज होता है। दूसरी वजह यह कि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहते हैं, तो जो वोल्टेजेस हैं वही मालूम करना है, इसको पैरेलल में लगाते हैं। और एम मीटर को इसलिए सीरीज में लगाते हैं कि करंट सीरीज में सेम रहता है। तो अगर बल्ब नंबर 2 के वोल्टेजेस मालूम करने हैं, तो बल्ब नंबर 2 के साथ पैरेलल में आपने वोल्ट मीटर लगा दिया। ये वोल्टेजेस बल्ब नंबर 2 के हैं, बल्ब नंबर 1 के हैं, बता सकते हैं मुझे, मैं आपको बता देता हूं। ये सिर्फ बल्ब नंबर 2 के वोल्टेजेस हैं। इट कैन नॉट गिव यू द वोल्टेजेस ऑफ बल्ब नंबर 1 और 3। अगर मुझे 3 के वोल्टेजेस मालूम करने हैं, तो मैं यहां पर पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाऊंगा। तो अगर मैंने बल्ब नंबर 3 के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया, तो ये वोल्ट मीटर सिर्फ मुझे वोल्टेजेस बता रहा है बल्ब नंबर 3 के। ओके, ये सिर्फ बल्ब नंबर 2 के बता रहा है। और
ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर मुझे सिर्फ बल्ब नंबर 1 के वोल्टेजेस बता रहा है, राइट? ये बात समझ में आ गई? और अगर मैं यहां से एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं यहां पर, तो ये मुझे किसके वोल्टेजेस बताएगा? देखो ना, ये किसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है? ये पैरेलल में लगा हुआ है इस सोर्स के साथ, तो ये सोर्स के वोल्टेजेस बताएगा। यहां से लगा हुआ इधर, तो ये इन दोनों के कंबाइंड वोल्टेजेस बताएगा। याद रखना अच्छी तरह, बल्ब नंबर 1 बल्ब नंबर 2 दोनों के कंबाइंड प्लस करके जो वोल्टेजेस है वो कौन बता रहा है? ये बता रहा है, राइट? इसको इधर लगाओ या इसको यहां पर लगा दो, बात एक ही है। ओके, तो बल्ब नंबर 1 और 2 के पैरेलल में क्या बता रहा है? वोल्टेज बता रहा है। और यही वोल्ट मीटर, ये वाला वोल्ट मीटर और ये वाला वोल्ट मीटर, ये दोनों वोल्ट मीटर सेम है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, ये पॉइंट यहां से इधर नहीं लगा हुआ और ये पॉइंट यहां से इधर नहीं लगा हुआ, तो वो वोल्ट मीटर जो कि मैंने 1 और 2 के पैरेलल में लगाया, ठीक है, वो वोल्ट मीटर, ये वाला वोल्ट मीटर, इसको मैं मिटा देता हूं, कंफ्यूजन खत्म। ये वाला वोल्ट मीटर, ये वाला वोल्ट मीटर दोनों सेम है। बी केयरफुल, ये वोल्ट मीटर 1 और 2 के कंबाइंड वोल्टेजेस बताएगा और ये वाला वोल्ट मीटर 3 के वोल्टेजेस बताएगा। तो ये जो 1 और 2 के कंबाइंड वोल्टेजेस बता रहा है, वही वोल्टेजेस यहां पर है। लॉजिकली बात ठीक है। क्या ये दोनों 1 और 2 बल्ब और बल्ब नंबर 3, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल में नहीं लगे? तो इन दोनों के वोल्टेज का सम इसके बराबर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ओके, और अगर यहां मैं एक एम मीटर लगा दूं, तो ये एम मीटर किसका करंट बताएगा मुझे? ये एम मीटर मुझे करंट बताएगा जो करंट यहां से इधर जा रहा है। बल्ब नंबर 3 का करंट बताएगा। यहां पे लगा दूं स्टिल सीरीज में इसके साथ, बल्ब नंबर 3 का करंट बताएगा मुझे, राइट? और अगर मैं यहां पर एक एम मीटर लगा दूं, तो ये मुझे किसके करंट बताएगा? पूरे सर्किट का करंट बताएगा। यहां से जो करंट चला सब में डिवाइड होकर वापस यहां से जा रहा है, तो पूरे सर्किट में कितना करंट था वो बताएगा ये एम मीटर। मेरा ख्याल बात क्लियर हो गई हो, कोई सवाल है तो आप बता दीजिए। अच्छा जी, बेस्ड ऑन रेंज हमारे पास क्या है? कुछ इस किस्म की कहानी है कि ये हमने एक 4 रेजिस्टर्स लगा लिए हैं इस जगह पर, ठीक है? इस कॉन्फ़िगरेशन को बेसिकली हम ब्रिज कहते हैं। ये 4 रेजिस्टर हमने लगा लिए, एक का नाम रखा R1, एक का नाम रखा R2, ये है R3, ये है R4। ये 4 रेजिस्टर हैं। ये हमारे पास 2 पॉइंट है, नोड ए नोड बी कह लीजिए, ठीक है? नोड ए बी को मैंने एक सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, कोई इश्यू तो नहीं इसके अंदर। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, करंट जाएगा, जो करंट यहाँ जाएगा वो इस जगह पहुंचेगा, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। वो करंट जो R1 में से जाएगा उसको हमने नाम दे दिया किसका? I1 का। वो करंट जो R3 में से जाएगा उसका नाम दे दिया I3। ये करंट यहाँ जाके R4 में से गुजरा, ये I1 यहाँ पहुंच के R2 में से गुजरा, वापस मिले और बैक टू द बैक। उसके बाद हमने क्या किया, इस जगह पर हमने एक स्विच के जरिए गैल्वेनोमीटर को लगाया इस तरीके से। तो जैसे हमने इस स्विच को प्रेस किया, इस की को प्रेस किया, तो वो करंट जो यहां पहुंचा और वो करंट जो यहां पहुंचा है, इस नोड को कह देते हैं सी और इस नोड को कह देते हैं डी। तो नोड सी और नोड डी, इन दोनों पे पोटेंशियल का जो फर्क होगा उस हिसाब से करंट या तो इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा। बट कहने का मतलब ये है कि इस पाथ में से करंट गुजरेगा। जब इस रास्ते में से करंट गुजरेगा तो गैल्वेनोमीटर का जब भी करंट गुजरेगा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा हमें, तो यहां पे मिलेंगे हमें डिफ्लेक्शन। अब जो की पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि R1, R2, R3, R4 इन 4 रेजिस्टर की वैल्यू को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करो कि ये की प्रेस रहे लेकिन गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। ये मेरी बात समझ आ रही है? मैं कहना चाह रहा हूं कि R1, R2, R3, R4 को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है, क्या एडजस्ट करना है? कुछ इससे एडजस्ट करना है। दिस इंप्लाइज दैट कि जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो डिफ्लेक्शन है मेरे पास वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, कोई डिफ्लेक्शन ना दे। फर्स्ट करो कि मैंने R1, R2, R3, R4 की वैल्यू को इस तरह एडजस्ट कर लिया कि ये की प्रेस है और जो करंट यहां से आ रहा है वो इधर गया, अब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होगी। ये मतलब हो ना, अगर इस रास्ते से कोई करंट नहीं जाएगा तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा, पहले तो बताओ गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्यों 0 हुई? इसलिए कि इस रास्ते में से अब कोई करंट नहीं गुजर रहा। क्यों नहीं गुजर रहा? क्योंकि मैंने R1, R2, R3, R4 को एडजस्ट कर दिया। तो यहां से करंट ना गुजरने की रीजन क्या है हमारे पास?
ये R1 R2 R3 की एडजस्टमेंट एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिस एडजस्टमेंट की वजह से COD इन दो पॉइंट के यहां पर पोटेंशियल सेम हो गया है। याद रखिएगा अच्छी तरीके से कि वोल्टेजेस जो है C पर है और वो वोल्टेजेस जो D पर है, ये दोनों वोल्टेजेस क्या हो गए सेम। तो वोल्टेजेस सेम है तो वोल्टेजेस का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अगर C और D में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, वोल्टेज जीरो होगा, तो करंट क्या होगा, जीरो। कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो देगा। इस चीज को हम कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। याद रखिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, जिसमें ये कीज प्रेस होती हैं, ये पाथ मेक होता है, पर गैल्वेनोमीटर हैज जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन, दिस इज नोन एज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हमने डेरिवेशन की है, और वो डेरिवेशन ये है कि R1 अपॉन R2 हमेशा इक्वल होता है R3 अपॉन R4। याद रखिएगा, ये अहम फॉर्मूला है। तो मैं आमतौर पर बच्चों को इस तरह भी याद करवा रहता हूँ, ऐसे याद करवाता हूँ। इस लाइन को आप डिवाइड की लाइन समझ लो, समझ आ रही है? ये लाइन किसकी लाइन है, डिवाइड की लाइन है, ऐसे। तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4, R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4। तो 1 2 से डिवाइड हो, ये इससे डिवाइड हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। क्योंकि हमें ये याद है कि इसने इससे डिवाइड होना, इससे मैंने तरतीब में लिखा है इसी तरीके से, 1 2 3 4। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है P Q R और S। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। मेरा ख्याल आसान सी बात हो गई है। सो दिस इज नोन एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज याद रखिएगा, उसके लिए क्वेश्चन है हमारे पास। इसके क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद जो अगला टॉपिक है हमारे पास, जो हमारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंस रखता है इस चैप्टर में, वो है ओहम मीटर। अच्छा, ओहम मीटर क्या है? ओहम हम जानते हैं किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का। तो ये कौन सी डिवाइस है, हम इसे बोलेंगे कि दिस इज अ डिवाइस। अच्छा जी, ओहम मीटर हमारे पास कैसे डिवाइस है, बड़ी सिंपल कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। ऐसे समझ लो कि ये हमारे पास एक लगा हुआ है वेरिएबल रेजिस्टर है मेरे पास, ठीक है। ये ना भी लगा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, बस दिस इज ओहम मीटर, ये ओहम मीटर है। और यहां पर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, राइट। अच्छा, अब ये हमारे पास किस तरीके से काम कर रहा है, देखिए। अगर इस नोड को मैं ए कह देता हूं और इस नोड को बी कह देता हूं, तो ये नोड और ए और बी इस वक्त इनके दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ओपन है। तो इसको मैं लिख रहा हूं ओपन। याद रखिएगा, जो ओपन होता है उसको हम कहते हैं, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ओपन कह दो या ब्रेक कह दो, कोई रास्ता ब्रेक हो या रास्ता ओपन हो तो उसकी रेजिस्टेंस हमेशा कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो इस वक्त ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी। जैसे मैं इस रास्ते को शॉर्ट कर दूं, आपस में मिला दूं, तो इसको मैं कह रहा हूं शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब है रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो। बस ये अहम बात है, बहुत अच्छी तरह रखिएगा। किसी दो पॉइंट को शॉर्ट कर दें, रेजिस्टेंस जीरो। किसी दो पॉइंट को ओपन कर दें, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, जब आपने इन दो पॉइंट्स को ओपन किया, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी थी, ठीक है। जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं, इन्फिनिटी, तो गैल्वेनोमीटर की सुई को डिफ्लेक्शन देगी, नो डिफ्लेक्शन। तो मैं इसे बोलूंगा, यहां मैं बोलूंगा डिफ्लेक्शन मेरे पास कितनी है, जीरो है मेरे पास। समझ आ रही है? जब मैंने इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया, जैसे मैंने इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट किया, तो शॉर्ट को मैंने कहा रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो। तो फुल करंट गुजरेगा तो गैल्वेनोमीटर की सुई पूरी डिफ्लेक्शन देगी। तो मैं यहां कहूंगा कि जो अब जो डिफ्लेक्शन मिलेगी, वो डिफ्लेक्शन क्या होगी, मेरे पास फुल डिफ्लेक्शन होगी। ये बात समझ में आ गई? अब अगर मैंने यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो बहुत सोच के बताओ, ये जो रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया, ये रेजिस्टेंस क्या इस इंफिनिटी से ज्यादा है या नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि जो भी रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया वो इंफिनिटी से तो कम ही होगी ना। क्या ये रेजिस्टेंस जीरो से बड़ी है या नहीं है? हाँ है, क्योंकि जो भी रेजिस्टेंस है वो जीरो से तो बड़ी होगी, लेकिन इंफिनिटी से छोटी होगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो इंफिनिटी पे जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो रेजिस्टेंस पे फुल डिफ्लेक्शन। अब ना तो मुझे जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगी, ना मुझे फुल डिफ्लेक्शन मिलेगी,
क्योंकि ना मेरी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी होती तो जीरो डिफ्लेक्शन मिलती, और अगर मेरी रेजिस्टेंस जीरो होती तो मुझे फुल डिफ्लेक्शन मिलती। ना मुझे जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगी, ना मुझे फुल मिलेगी, बल्कि मुझे कोई इंटरमीडिएट कोई भी डिफ्लेक्शन मिलेगी। वो जो भी डिफ्लेक्शन होगी, आर हैज ए डिफ्लेक्शन, आर की क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी, which is its resistance, जो कि इसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। ये तरीका है हमारे पास ओम मीटर को यूज करने का। ये बात समझ आ गई। और अगर कोई भी इसके दरमियान की इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस होगी जो कि इन्फिनिटी से कम हो, जीरो से बड़ी हो, तो कोई ना कोई डिफ्लेक्शन मिलेगी। वो डिफ्लेक्शन क्या होगी, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। ओके, क्या हमारे पास जो ओम मीटर के स्केल है वो लीनियर होता है? जी नहीं, लीनियर नहीं होता। इसके बाद हमारे पास जो अगली डिवाइस है उसे हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, अच्छा, पोटेंशियोमीटर जो है हमारे पास, पोटेंशियल जो है, जो वोल्टेजेस हैं वो भी मेजर करते हैं हम इससे। बेसिकली हम इसे मेजर करते हैं ईएमएफ। ये बड़ी अच्छी बात है, याद रखिएगा। इससे हम जो चीज मेजर करते हैं वो क्या होती है, ईएमएफ होती है। तो अननोन ईएमएफ ऑफ ए सेल, एक सेल आप देख रहा है, उसकी ईएमएफ क्या है वो हम मालूम करते हैं बाय यूजिंग अनदर सेल जिसकी ईएमएफ हमें मालूम होती है। तो एक सेल जिसकी ईएमएफ मालूम है उसकी मदद से एक और सेल जिसकी ईएमएफ हमें मालूम नहीं वो मालूम करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर वोल्टेजेस से ज्यादा ईएमएफ कहना ज्यादा बेहतर है कि ईएमएफ मेजर करता है, वोल्टेजेस भी कह सकते हैं, क्योंकि वोल्टेजेस और ईएमएफ हम साइमल्टेनियसली भी यूज करते हैं। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन भी हमारे पास बड़ी सिंपल सी है कि हमारे पास एक लगा हुआ है, एक बैटरी, एक सेल है मेरे पास, और उससे दो पॉइंट हमने यहां बना लिए। इन दो पॉइंट में यहां से यहां हमने एक वायर कनेक्ट की हुई है, राइट, और इस वायर की एक लेंथ होती है जो हमें मालूम होती है। फिर हमने इस पॉइंट के साथ क्या किया होता है, दो सेल कनेक्ट किए होते हैं यहां से। अच्छा, डायग्राम सही है गलत है इसकी पहचान ये, प्लस इधर है, माइनस, बड़ी लाइन इधर है, छोटी लाइन इधर है। इन दोनों के साथ भी यही होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, उसके बाद हमने क्या किया होता है कि यहां पर की के जरिए हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया होता है, जिसको मर्जी चाहे हम एक वक्त में यूज कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट होता है आपका, इसके साथ लगा होता है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का जो अगला पॉइंट है वो एक ज्योति के साथ होता है, आपने ज्योति देखी होगी। अब हम करते क्या है कि फर्स्ट करें, अगर हमने, ये मेरे पास है अननोन सेल EX, और ये मेरे पास नोन सेल है जिसको ES कह रहा हूं मैं, सोर्स, और ये X अननोन। तो फर्स्ट करो, अगर मैंने इस पाथ को कनेक्ट किया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, गैल्वेनोमीटर को उठा के नोड A पे कनेक्ट करूंगा, फिर नोड B पे कनेक्ट करूंगा। तो नोड A पे कनेक्ट करने पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन एक तरफ चली जाएगी। B पे कनेक्ट करूंगा इस पॉइंट को तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ चली जाएगी। इसका मतलब है एक तरफ से दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन जाते हुए दरमियान में क्या है, जीरो। तो मुझे इस पूरी लाइन के ऊपर जीरो मालूम करना है। फर्स्ट करो, यही वो पॉइंट है जहां पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या होगी, जीरो। तो जैसे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है तो हमें नल पॉइंट मिल जाता है, किसके लिए, EX के लिए। इसी तरीके से फिर हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ओके, और इस पाथ को कनेक्ट कर देते हैं, राइट। अच्छा, इस पाथ को जो पहले वो कनेक्ट किया था, जहां डिफ्लेक्शन मिली, तार की लेंथ को हम कह देते हैं LX। तो LX तार की यहां से यहां तक, इस पॉइंट को पॉइंट C कह लो। पॉइंट C को हम आमतौर पर रनिंग पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ओके। तो A से लेकर C तक रनिंग पॉइंट तक की लेंथ को LX का, जब आपने कौन सी बैटरी कनेक्ट दी, EX। अब हमने EX को ओपन कर दिया और हमने ES नोड बैटरी को कनेक्ट कर दिया। फिर वही बात है, इस तरफ लगाएंगे डिफ्लेक्शन एक तरफ फुल हो जाएगी, इस तरफ लगाएंगे दूसरी तरफ फुल चली जाएगी। तो दरमियान में नल पॉइंट है वो ढूंढना है। तो फर्स्ट करें दफा जो नल पॉइंट है वो मुझे कोई यहां जाकर मिल जाए, इधर, ठीक है। तो अब C पॉइंट जो है वो इधर आ गया। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है पूरी, इसको मैं कह देता हूं LS। जब हमने ES लगाया तो लेंथ का नाम LS, जहां पे डिफ्लेक्शन क्या मिली, जीरो मिली। अब पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला कहता है कि अगर आप EX अननोन अपॉन नोन लिख रहे हैं तो ये होता है LX अपॉन LS, ऐसे। तो ये चूंकि LX और LS मालूम करना कोई इशू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे स्केल रखा होता है, कौन सा LX आया था, यहाँ A से लेकर C तक LX क्या था, या A से लेकर C तक जो LS है वो क्या था, ये दोनों हमें मालूम होते हैं। ES वो हमें मालूम होता है तो हम आसानी के साथ अननोन EX की EMF मालूम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इसको, इस फॉर्मूले को समझ लो बस अच्छी तरह। अननोन अपॉन नोन, तो अननोन EMF तो अननोन की लेंथ, नॉन EMF तो नॉन EMF की लेंथ, ये बस आपने याद रखना। इस तरीके से याद रखोगे तो फॉर्मूले को चेंज करने में
या नाम E की जगह पे कुछ हो, मिसाल के तौर पे इसका नाम हो V1, इसका नाम हो V2, हमें V1 V2 मालूम करना हो, इसका नाम L1 हो, इसका नाम L2 हो, तो मैं फॉर्मूला बड़ी आसानी से कर सकता हूं कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, दैट्स इट। या अगर मुझे वो V2 मालूम करने को बोले तो मैं V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 कर दूंगा। So this is the story about the potentiometer, right? अच्छा, वोल्टेजेस को मालूम करने वाली डिवाइस वोल्टमीटर है और पोटेंशियोमीटर में वोल्टेजेस भी बताती है आपको। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन है? पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट, याद रखिएगा। वोल्टमीटर की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो वोल्टेजेस हैं वो करंट की एनर्जी को कम करके हो रहे हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हम नल पॉइंट को यूज करते हुए वोल्टेजेस मालूम कर रहे हैं। सो पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट डिवाइस, ठीक है। ये वोल्टेजेस को डिवाइड करके नहीं बता रहा मैं, वहां पर हमारे जो है अगर हम कभी वोल्टेजेस मालूम करते हैं, ये अच्छी तरीके से बात सुनिएगा, अगर किसी सर्किट में हम वोल्टेजेस मालूम कर रहे हैं, कुछ इस किस्म की बात है, ये एक बल्ब है मेरे पास और इस बल्ब को मैं एक सोर्स से कनेक्ट किया और मैंने यहां पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया और मैं इस वोल्ट मीटर के जरिए इसके वोल्टेजेस मालूम कर रहा हूं। तो ये जो फ्लो करने वाला करंट है जो आ रहा है वो जब यहां पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ करंट तो यहां से जाएगा। इनफैक्ट वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में बहुत बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो आइडियली तो इस रास्ते से कोई करंट गुजरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर यहां से करंट नहीं गुजरा तो वोल्ट मीटर वोल्टेज बताएगा कैसे? ये मसला है ना सारा। तो यहां से चाहे कितना ही कम करंट क्यों हो गुजरता है, क्योंकि करंट गुजरता है तो इस बात पे आपके सर्किट का करंट दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। आपने जो डिवाइस लगाई थी मेजर करने के लिए, वो डिवाइस सर्किट में से करंट ले रही है, तो ये जो वोल्टेजेस बताएगा वो सर्किट पे इफेक्ट डालेगा। पोटेंशियोमीटर ऐसा नहीं करता, पोटेंशियोमीटर कोई करंट सर्किट में से यूज नहीं करता। अच्छे तरीके से नोट कर लो, ठीक है। और यहां जाकर ये बात भी नोट कर लो कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो है हमारे पास इज वेरी हाई, ठीक है। और आइडियली कितनी होनी चाहिए? आइडियली इंफिनिटी होनी चाहिए, जबकि रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर जो है हमारे पास इज वेरी लो, बहुत कम होनी चाहिए। तो आइडियली कितनी होनी चाहिए हमारे पास? 0। तो एम मीटर की रेजिस्टेंस आइडियली 0 होनी चाहिए, बल्कि जबकि प्रैक्टिकली बहुत कम होती है। वोल्ट मीटर की आइडियली इंफिनिटी होनी चाहिए, जबकि बहुत हाई होती है। ओके, तो यहां जाके हमारे पास ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसके ऊपर हमने अच्छी खासी बातें कर ली हैं। अब हम इस चैप्टर को न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक आपके ध्यान कोई सवाल होगा पूछें।